ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई चैप्टर के एलडीआर लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के शुरुआत कर देते हैं। अमित महाजन के दिए हुए एलडीआर है, अमित महाजन सर के दिए हुए एलडीआर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। रेफ्रिजरेटर 500 लीटर का है, टैक्सेबल 18%। अभी देखो अलग अलग चीज़ों के नाम है, ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी टेलीविजन, एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर ऑफ एयर कंडीशनर और उसके रिस्पेक्टिव रेट्स दिए गए हैं। उसके बाद लिखा है डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली। प्राइस सेपरेटली इंडिकेट होता है, ठीक है, क्या इनवॉइस में प्राइस सेपरेटली दिया गया है इन द सेम। एंड अकबर रिटेल स्टोर यानी कि जो रिसिपिएंट है वो हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 लाख फॉर ऑल द आइटम्स एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। स्टेट द टाइप ऑफ द सप्लाई एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस। तो भाई देखो, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई हम कब मानेंगे? कंपोजिट सप्लाई जो प्रिंसिपल सप्लाई है और उसके साथ साथ दिया गया है। मिक्स सप्लाई यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, लेकिन हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना के बेच रहे हैं और उसके लिए हम सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अगर सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल ले जाता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस अलग अलग दिया था, सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया था, लेकिन रेसिपिएंट सिंगल प्राइस पे कर रहा था, तो ये दोनों में से एक भी नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सप्लाई है। तो लिखता कैसे है ये? नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर such supply is not composite supply. Further, although Akbar retail store has paid composite discounted price for this goods, Dum Electronics has not charged single price for the said supply. Therefore, the supply is also not a mixed supply. Supply of these goods is therefore supply of individual items which are taxable at the respective rates applicable to them. That's it. पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन की बारी है। गगन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा HR गाड़ी 70 हाँ इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ हैवी स्टील लिमिट मशीनरी। ठीक है, हैवी स्टील मशीनरी का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का सर्विस देता है हरियाणा वाला अपना भाई। ठीक है, for carrying out repair work, Gagan Engineering Private Limited sends its container trucks equipped with items with repair equipments, consumable tools, parts, etc. from Haryana workshop to its owning repairing centers registered under GST law located in another state across India where the client's machinery are being brought and are being repaired। यानी कि हरियाणा वाला भाई दूसरे स्टेट्स में अपने माल सामान भेज रहा है और माल सामान ट्रक्स में भेज रहा है जो माल सामान रिपेयर करने के लिए यूजफुल होगा। तो भाई वो रिपेयरिंग वाले गुड्स पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, वो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो सप्लाई क्या माना जाएगा कि वो रिपेयरिंग का सर्विस जो दे रहा है उसको सप्लाई मानेंगे, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन को सप्लाई नहीं मानेंगे। लिखते कैसे देख लेते हैं। नो जीएसटी ऑन कन्वेयंस, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कन्वेयंस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे लग जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन 3, यस, साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड्स 4 एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का डीलर है, ठीक है, एयर कंडीशनर का डीलर है, उसको क्या चाहिए? 4 एयर कंडीशनर चाहिए फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस घर पे चाहिए, घर पे, दुकान के लिए नहीं। ठीक है, देयरफॉर ही ट्रांसफर 4 एयर कंडीशनर्स ऑन विच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय इट फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर द सेड पर्पस। यानी कि दुकान से घर पे भिजवाना कि घर पे जरूरत है बेच देगा ना। ठीक है, तो एक्सप्लेन वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंट्स टू द सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017। फर्दर जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोचेस साहब सेल्स, ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू साहब सेल्स for 5,000. Akash had bought the said air conditioner 6 months before for his resident. Does the sale of air conditioner by the Akash to Sahab sales अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7? यानी कि देखो, 2 केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहली तो दुकान का माल है वो घर पे भिजवाया पर्सनल पर्पस के लिए, तो ट्रांसफर बाय साहब AC सेल्स। ठीक है, तो वो क्या है? सिंस ITC हैज बीन अवेल्ड बाय साहब सेल्स ऑन एयर कंडीशनर्स
their permanent transfer by Sahab sales from its stock to personal use at the resident, though without consideration would amount to supply under schedule 1. ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा केस है सेल ऑफ एसी आकाश टू साहब सेल्स बाय, ठीक है, बाय साहब सेल्स टू आकाश बाय साहब सेल्स होता है. सेल ऑफ एयर कंडीशनर बाय आकाश टू साहब सेल्स विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई. क्या लिखा है, सॉरी, will not qualify as supply under section 7 of the CGST Act 2017, as although it is made for a consideration but it is not in the course or furtherance of the business. यानी कि मेरा बिजनेस ही नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं तेरे को पैसा लेके पैसा कंसिडरेशन चार्ज करके मैंने तेरे को माल सामान दे दिया, तो मेरे पे जीएसटी नहीं लग सकता. ठीक है, अभी क्वेश्चन 4 की बारी आई है. द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डेटी ऑफ मिस्टर चमन एंड हिज family is located in Kolkata. The temple is run by a charitable organization registered under the section 12AA of the Income Tax Act 1961. The family has got the unshakable faith in their ancestor deity. Mr. Chaman is a big entrepreneur having flourishing business of tiles in Delhi. Upon the birth of his first child, he donated rupees 10 lakh rupees to the said temple for the construction of sitting hall in the temple. On the main door of the sitting hall, a name plate was placed stating donated by Mr. Chaman upon the birth of his first child. You are required to examine the leviability of the GST on the donation received by Mr. Chaman. तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो फिलेंथ्रोपिक के लिए हमने दिया है, ऐसा कुछ ऐसा क्विड प्रो क्यों नहीं था. ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 2 बार सुनना तो 2 बार सुनना, मैं 2 बार बोलूंगा नहीं. हाँ, तो क्या लिखा है, there is no obligation काउंट्स में मतलब ब्रैकेट में क्विड प्रो क्यो on the part of the recipient of the donation or gift to do anything. Supply of services, यानी कि डोनेशन मिला तो मेरे को सामने कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा. नो कंसिडरेशन, नो क्विड प्रो क्यो. Therefore, there is no GST liability on such consideration. In the given case, there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised. Thus, since the gift or donation is made to the charitable organization, the payment has the character of gift or donation and the purpose is philanthropic and not advertisement. Hence, GST is not leviable business. Such services have been received from a related person. ठीक है, क्या समझ आया क्या. अभी क्वेश्चन नंबर 5. चार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी झारखंड में है. मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई हु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. डीसीए के डेल क्रेडिट एजेंट वाला है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डेल क्रेडिट एजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जाना. ठीक है, पढ़ के जाना, एक बार अच्छे से देखना ये सम. To sell their products. Being the DCA, he agrees to raise invoice in his own name and also guarantees for the realization of the payment from the customer to Charm Limited. In order to realize the payments of the customer on time, he extends short-term transaction-based loans to them and charges interest to the same. Mr. Handsome provides you the following details of the transaction carried out during the month of March 2026. क्या आउटवर्ड सप्लाई है, उसने डीसीए की कैपेसिटी में जो गुड्स सप्लाई की है 2,80,000 रुपए के. ठीक है, और इंटरेस्ट अर्न किया उसने शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्सटेंड करके, इसका पैसा कितना आया 20,000 रुपए. और कमीशन मिला जो चार्म लिमिटेड से बिल पे कमीशन मिला इन रिस्पेक्ट टू डीसीए सर्विस प्रोवाइडेड, वो है 30,000 रुपए. ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम चार्म लिमिटेड बीइंग डीसीए, नो कंसिडरेशन वाज पेड. क्योंकि डीसीए से पैसा मिला, डीसीए से गुड्स मिले तो हम पैसा थोड़ी देंगे, क्योंकि हमें तो आगे बेचने, हम एजेंट है. ठीक है, डीलर थोड़ी है, तो नील कंसिडरेशन. वैल्यू अंडर सेक्शन 15, वो कितना है अंडर सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है 2 लाख रुपया. रिसीव ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड एज पर डीसीए एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो उसका भी नील. कंपनी चार्जेस 75,000 रुपीज फॉर सच ट्रेनिंग व्हेन इट इज प्रोवाइडेड द सेम टू अदर्स. ठीक है,
ये तो तू अपना घर का डेल क्रेडिट एजेंट था, इसलिए हमने पैसा नहीं लिया। बाकी जो मार्केटिंग के सर्विस के लिए हम 75,000 रुपये दूसरे इंसान के पास से लेते हैं, ठीक है। तो अभी जीएसटी लायबिलिटी हमें करना है और 9% का सीजीएसटी, एसजीएसटी और 18% का आईजीएसटी का है, ठीक है। और इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सारे कंडीशंस एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2,80,000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 27,000 हो जाएगा 9% के हिसाब से। उसके बाद इंटरेस्ट अर्न किया है जो तुमने ये, ठीक है, 30,000 का, उस पर क्या लिखा है, एड इंटरेस्ट अर्न फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द अबव कस्टमर्स, ठीक है। तो वो हम ऐड कर देंगे। और जो कमीशन है ना, एक सेकेंड, interest included in the value of the supply of the goods and sold, since where DCA is an agent under Schedule 1 of the CGST Act, short term credit facility provided by the DCA to the buyer is subsumed in the supply of the goods by the DCA। तो जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। ये जो 20,000 रुपये मिले थे ना शॉर्ट टर्म क्रेडिट के, वो जीएसटी, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो कमीशन मिला है ना, कमीशन चार्ज्ड फॉर DCA सर्विसेज, ठीक है, वो 30,000 पे 18% है। क्यों? क्योंकि जो चार्म लिमिटेड है वो झारखंड का है और मिस्टर हैंडसम जो है वो है मुंबई का, ठीक है। तो ग्रॉस लायबिलिटी 27,5400 is since the invoice for the goods sold and issued by the DCA Mr. Handsome is in his own name, he would fall under the ambit of the agent computation of eligible ITC for the month of March 2026। वो नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी कितनी हो गया हम समझ गए, ठीक है। अब भी 2 क्वेश्चंस बचे हैं 6 और 7। तो चलिए बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन के। और स्टेट इन विच शेड्यूल ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 द फॉलोइंग सप्लाईज हैव बीन कवर्ड, ऑल्सो डिटरमाइन द कैटेगरी, ठीक है। एक तो शेड्यूल भी बताना है और कैटेगरी भी बतानी है, नहीं कि गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस या फिर डीम सप्लाई। तो सप्लाई सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो शेड्यूल 3 नाइदर classified as neither as supply of goods nor the supply of services, लॉयर वाला सर्विसेज, ठीक है। कोर्ट, लॉयर वाला नहीं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विसेज है वो, ठीक है। नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर एज नॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। नाइदर नॉर गलत हो गया तो बोलने का थोड़ा, अभी समझ गए ना, टाइम जा रहा है भाई। एनी ट्रीटमेंट और द प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, जॉब वर्क वाला है। जॉब वर्क हम क्या करते हैं, जॉब वर्क यानी कि सर्विस देते हैं। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, शेड्यूल 2 क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड or disposed of by or under the direction of the person carrying on the business so as no longer form part of the asset, ठीक है। तो क्या है कि हमारे बिजनेस के जो गुड्स हैं वो हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्या है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस में नो लॉन्गर फॉर्म द पार्ट ऑफ दोज एसेट। तो क्या, कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल 2। और इट इज क्लासिफाइड एज द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स की बात चल रही थी इतने में। अभी सेल ऑफ लैंड है तो उसमें तो हम घंटा कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करते, ठीक है। तो शेड्यूल 3 हो जाएगा, नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। पहले में ना, इससे पहले जो था यार, उसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई बात नहीं करते। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, सेम इज ट्रीटेड एज द डीम्ड सप्लाई आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। गामा मल्टीप्लेक्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब गिव्स द फॉलोइंग ऑफर्स फॉर बुकिंग मूवी टिकट्स। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टिकट्स अगर खरीदोगे खाली टिकट्स तो 200 रुपया, ठीक है। लेकिन कॉम्बो ऑफर है, यानी कि टिकट्स और स्नैक्स दोनों मिक्स करोगे तो 350 रुपीज़ में। और खाली तुमको खाना है, स्नैक्स खाना है, ठीक है, स्नैक्स खाना है तो तुमको 250 रुपीज़ देना पड़ेंगे, ठीक है। और जो पहला जो है 350 वाला कॉम्बो ऑफर, उसमें 200 टिकट के और 150 रुपये कितना खाने का, स्नैक्स का, ठीक है। और क्या क्या है,
कि भाई हमने 10,000 जो है ना वो कॉम्बो बेचे, और 250 जो है, अरे 2,500 जो है वो टिकट्स बेची खाली, और 1,000 जो है वो खाली स्नैक्स के टोकन्स बेचे। और जीएसटी जो एप्लीकेबल है ना वो खाली स्नैक्स पे तुम जाओगे ना, स्नैक्स पे तो जाएगा 2.5%, 2.5%, 5%। और उसके अलावा अगर तुम्हें सिनेमा देखने के लिए जाना है तो 18% का, ठीक है। तो अभी क्या क्या है, यू आर रिक्वायर्ड, कॉम्बो पे कितना टका लगेगा, तो कॉम्बो पे देखो, एक तो मिक्स्ड सप्लाई है, ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसा नहीं, मिक्स सप्लाई भी नहीं है, ये जो है ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, ठीक है। मैं कॉम्बिनेशन सप्लाई बोलने वाला था, हाँ। तो कॉम्बिनेशन सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई है, जो कॉम्पोजिट सप्लाई है उसका क्या रहता है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाता है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सिनेमा 18% का रेट लग जाएगा। और उसके बाद जो स्नैक्स जो सोल्ड होते हैं उस पर क्या लगेगा, 2.5 ठीक है, सीधी सी बात है। और ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी, जो देखो 350 मल्टीप्लाई बाय 1,000 रुपीज़ करो तुम, उसको मल्टीप्लाई बाय 9%, 9% गिन लो, CGST SGST। उसके बाद टिकट्स ओनली 200 रुपये, और उतना कितना 2,500 रुपये, तो 5 लाख हो गए। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, 9% 45,000, 45,000। और स्नैक्स ओनली 2.5% लेना था, लेकिन कितने थे 1,000 टोकन्स और 250 रुपया, तो कितना हो गया 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, यानी कि 6,250। टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, 3,66,250, 3,66,250। CGST SGST खत्म। सप्लाई का चैप्टर के LDR 7 LDRs यहाँ पे होते हैं समाप्त, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।